हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और एज़ यूजुअल इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.thelaymanway.com पे मिल जाएगी। सो डू विजिट द वेबसाइट एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। और आगे आने वाले जो कोर्सेज़ हैं, मैप्स का भी हमने बोला था, मैप्स का कोर्सेज़ भी वहीं पे ही आएंगे, है ना। तो डू रजिस्टर योर सेल्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जोग्राफ़ी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल है नीति आयोग का। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, उसका नाम क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट का स्ट्रैटेजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो फ्लड मैनेजमेंट से ये रिलेटेड है कि हम जब फ्लड्स आते हैं, उत्तराखंड में जैसे आ गया है ना, तो ये सबको हम मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। तो वो पॉइंट्स हैं, अब हमको पॉइंट्स याद नहीं करने हैं। नॉर्मल आप ये याद रखो कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है। रिपोर्ट रिलीज़ करी है नीति आयोग ने। ऐसे पूछ लेते हैं कि नीति आयोग ने किसने रिलीज़ करी है। तो देखो क्या होगा ना, हम वैसे आपको फंसा देते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट इज़ रिलीज बाय, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें नीति आयोग होगा, फिर आ जाएगा एनडीएमए, इस टाइप से आ जाएगा, है ना, और 3-4 आ जाएंगे, तो सारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट किसने रिलीज़ करी है नीति आयोग ने। अब क्या फ्लडिंग इंपॉर्टेंट है, इज़ फ्लडिंग इंपॉर्टेंट? तो येस, आंसर है येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो फ्लडिंग से क्या होता है कि फ्लडिंग से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ना, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जब फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स अपने साथ, जो पानी अपने साथ होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करके आता है, और वो जब सॉइल पे सेटल हो जाते हैं, देन दे प्रोवाइड अ गुड इन्वायरमेंट एंड गुड न्यूट्रिएंट सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, है ना। और बाकी जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको भी फूड वगैरह मिल जाता है इससे, है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। The flooding is needed to carry out some natural processes like bringing alluvial soil to the fields, है ना, ground water recharge, replenishment of water bodies, ये भी होता है ना। तो हमेशा से ख़राब नहीं है, अच्छी भी है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि ये फ्लड कंट्रोल वाला सब्जेक्ट किस लिस्ट में है, स्टेट में है, सेंटर में है कि कॉन्करेंट में है। तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ये आपको याद रखना है। 7th शेड्यूल की किसी भी लिस्ट में फ्लड कंट्रोल जैसा कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज एंड एम्बैंकमेंट्स है वो स्टेट लिस्ट में है, और यूनियन लिस्ट में हमारा रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। लिस्ट पे मतलब ऐसे सब्जेक्ट दे दिए थे कि दिस बिलोंग्स टू विच लिस्ट, है ना। ऐसे नहीं था कि दिस बिलोंग्स टू विच लिस्ट, बट एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे 1 और 2 वाले ऑप्शन होते हैं ना, कि 1 और 2, फिर आता है बोथ 1 एंड 2, फिर आता है नीदर 1 एंड 2। तो उसमें एक में था कि दिस कम्स इन द स्टेट लिस्ट, तो इसीलिए लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। पॉलिटी में आप पढ़ते होगे, बट ये वाला भी आपको याद रखना है कि ड्रेनेज एम्बैंकमेंट स्टेट लिस्ट में है, और रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स किस में है, यूनियन लिस्ट में है, और फ्लड कंट्रोल किसी भी लिस्ट में नहीं है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्लाउड बर्स्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट? बादल फटना बोलते हैं ना जिसको, तो सुनते रहते हुए न्यूज़ में, उत्तराखंड में बादल फट गया, हिमाचल में बादल फट गया, है ना, फ्लड्स आ गए उसकी वजह से। तो व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट? क्या मतलब ये बादल एकदम ही फट के पूरा एक साथ पानी नीचे आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आईएमडी ने बेसिकली कंडीशन डिफाइन करी हुई है, देख रहे हो कितना हैवी डाउनपोर है। तो बेसिकली ये जो हैवी डाउनपोर होता है इसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर एरिया में, ये देखो, ये पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है। कितनी होती है? 100, बेसिकली आईएमडी ने जो डिफाइन किया है उन्होंने बोला 100 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा, 100 मिलीमीटर से 1 घंटे में, तो टाइम भी डिफाइंड है। अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो एरिया मतलब 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स हो सकता है ना, तो सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, तो 20 to 30, अगर 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, जो रेनफॉल है वो 100 mm से ज़्यादा हो रही है 1 घंटे के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो ये रेनफॉल ही होती है, बट बहुत ज़्यादा होती है एक पर्टिकुलर एरिया में और बहुत ही कम टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो दीज आर सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, है ना, ओवर अ लिमिटेड एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।
तो IMD ने कैसे डिफाइन किया है क्लाउड बर्स्ट को, कि जहाँ कहीं भी अगर 100 mm ऑफ रेनफॉल हो रही है 1 घंटे में और कितने एरिया में 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो उसको हम बोलेंगे क्लाउड बर्स्ट। समझ में आ गया। उसके बाद नोडल अथॉरिटी कौन है? NDMA। NDMA रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करती है इसके। तो क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है? हाउ डज क्लाउड बर्स्ट अकर? तो क्या होता है कि देखो ये जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्लैक ले लेते हैं। तो जैसे ये आपको साइड में वो दिख रहा होगा ना, माउंटेन, राइट। तो क्लाउड्स पहले यहाँ से जनरेट होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो उनका क्या होता है? कूल डाउन होता है। कूल डाउन होता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है, अब क्या होता है ना कि ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मॉइस्चर जब इनमें आ जाता है इन क्लाउड्स में, फिर ये क्या करते हैं, ऊपर जाके इतना कंडेंसेशन हो जाता है एक साथ कि वो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस, जो ऐसे बहुत बड़े होते हैं, मतलब ऐसे किलोमीटर्स तक, मतलब 5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक इनका पूरा स्पैन होता है। तो ये जब बहुत ही हैवी डाउनपोर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लाउड बर्स्ट। वैसे होता है बेसिकली। क्या होता है, यहाँ से जब ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाने में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है ना, प्रेशर लो हो जाता है, बहुत ही एक्सटेंसिव लो प्रेशर हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, ये हैवी डाउनपोर होने लगता है। तो उसको हम बोल देते हैं क्लाउड बर्स्ट। समझ आ गया। अब ये क्या सिर्फ माउंटेनियस एरियाज़ में होता है? नहीं, ये प्लेन एरियाज़ में भी हो जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिर्फ ऐसे माउंटेन वाले में नहीं है, प्लेन एरिया में भी हो जाता है। सच क्लाउड्स यूजली कॉज रेन, थंडर एंड लाइटिंग, है ना। द अपवर्ड मोशन ऑफ द क्लाउड्स इज नोन एज ओरोग्राफिक लिफ्ट, है ना। ये जो अपवर्ड मोशन होता है ना, ये वाला जो यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, AMOC जिसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये AMOC, तो ध्यान से पढ़ना। AMOC बेसिकली क्या होता है कि आपने ओशन करेंट्स पढ़े होंगे ना। ओशन करेंट्स कैसे फ्लो करते हैं? इक्वेटर से ऊपर फ्लो करते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि गल्फ स्ट्रीम आता है, फिर नीचे आ जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से कैनरीज करंट इधर आता है ना, फिर नीचे आता है, ये पूरा सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही यहाँ पे जापान के साइड इधर फिलिपीन से कुरोशियो करंट जाता है ऊपर, वहाँ से ओयाशो करंट आता है। तो इस टाइप से ओशन करंट्स मूव करते रहते हैं, राइट। तो अब ये जो ओशन करंट्स मूव करते हैं ना, इसी से ही AMOC आता है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन हम ओशन करंट्स की ही बात कर रहे हैं। तो इनको बेसिकली गल्फ स्ट्रीम भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है आपको पता होगा, वेयर इज गल्फ स्ट्रीम। हमने पढ़ा था कि यहाँ से जब नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट आता है ना, ये जब ऊपर जाता है फिर यहाँ पे फ्लोरिडा करंट बन जाता है। ज्योग्राफिक लेक्चर्स में हमने ये कवर किया हुआ है। फ्लोरिडा करंट बन जाता है ना, फिर ये इधर ड्रिफ्ट होता है गल्फ स्ट्रीम के टाइप में, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये कैनरीज करंट बन जाता है और ये पूरा सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे सरगासो सी बन जाता है ना। ये हमने सब पढ़ रखा है। तो इसी को ही हम बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम को हम बोलते हैं क्या? AMOC। अब होता क्या है आगे हम बता देते हैं। आगे ही चलो इस इमेज में थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है ये। AMOC इज़ बेसिकली ये पूरा सर्कुलेशन जो दिख रहा है, ये है वार्म करंट, दिस इज़ वार्म करंट, और ये जो है ये कोल्ड करंट है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वेटर इधर कहीं होगी, इधर कहीं है इक्वेटर ना। इक्वेटर से क्या होता है, इधर तो वार्म वाटर होगा ना, ट्रॉपिक्स में वार्म वाटर होता है ना। तो वार्म वाटर क्या करता है, वार्म वाटर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करता है ना। तो जब ये सरफेस में जो वार्म वाटर है ये जब इक्वेटर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, है ना, और यहाँ पे तो जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो कोल्ड वाटर होता है ना। और कोल्ड वाटर क्या होता है, कोल्ड वाटर हैवी होता है, वार्म वाटर लाइट होता है। तो कोल्ड वाटर क्या करता है, कोल्ड वाटर नीचे चला जाता है, सिंक हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, मतलब वार्म वाटर इधर आ रहा है ऊपर और कोल्ड वाटर यहाँ पे सिंक कर गया, ठीक है। फिर जब ये सिंक करके कोल्ड वाटर जाता है, कोल्ड वाटर साउथ में जाता है, इधर जाता है, ये देखो इधर चला जाता है, ठीक है। फिर ये डिफ्लेक्शन होता है यहाँ से, है ना, और फिर ये ऐसे मूव करता रहता है। तो क्या होता है कि वार्म करंट बेसिकली इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाता है और कोल्ड वाला जो करंट होता है, कोल्ड वाला जो वाटर होता है वो सिंक होके नीचे आता है। तो फिर ये हीट गेन करता है बेसिकली यहाँ से आके, है ना, फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या होता है बेसिकली, इसको हम अपवेलिंग बोलते हैं। जब कोल्ड वाटर ऊपर जाता है नीचे से, सिंक से ऊपर जाता है सरफेस पे, और फिर वार्म वाटर को डिस्प्लेस करता है, और ये वार्म वाटर जो है वो अपना मूव करता रहता है। तो ये जो वार्म वाटर ऐसे मूव कर रहे हैं ना इधर, तो इससे क्या होता है, इससे देखो यहाँ पे एक्सेसिव कोल्डनेस नहीं आती है इसमें, यहाँ पे थोड़ा इस कोस्ट पे वार्म टेम्परेचर रहता है ना। तो ये सब हम देख चुके हैं पहले भी कि भाई करेंट्स की वजह से वार्म या कोल्ड कोस्ट रहता है ना। तो यहाँ पे वार्म कोस्ट आ जाता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग दे बीइंग इन हायर लैटिट्यूड्स।
तो यहाँ पे वार्मनेस आ जाती है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन आपको दिख रहा है कि वार्म करंट ऊपर गया है ना, कोल्ड करंट नीचे सिंक किया, फिर यहाँ पे इंडियन ओशन में कोल्ड करंट ऊपर आया, वार्म करंट फिर यहाँ से इधर गया है ना, फिर इधर पैसिफिक ओशन में भी कोल्ड करंट ऊपर आया, अपवेलिंग हुई और फिर ये नीचे गया, इसी को बोलते हैं हम AMOC। तो AMOC में क्या होता है, देखो AMOC क्यों ड्राइव क्यों हो रहा है, दो चीज़ों से ड्राइव होता है, एक होता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, और एक होता है सैलिनिटी, ठीक है, इसी वजह से करंट मूव करते हैं। सैलिनिटी, अब सैलिनिटी, अब आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा सैलिन वाटर्स होते हैं जैसे डेड सी है ना, डेड सी होता है। अब डेड सी में क्या है कि आप फ्लोट करते हो ऊपर है ना, बॉयंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है वो डेंसर होता है, आपसे डेंसर है वो, तभी आप फ्लोट कर पा रहे हो। अगर आप डेंसर होते तो आप डूब जाओगे है ना। तो सेलिन वाटर इज डेंसर, तो वो हमेशा उसका टेंडेंसी होता है कि वो नीचे सिंक करता है, और जो लेस सेलिन होता है वो ऊपर जाता है, तो इस वजह से सर्कुलेशन होता है। और दूसरा टेम्परेचर है, तो जब वार्म टेम्परेचर होता है, जब वार्म टेम्परेचर होता है तो वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। वार्मनेस मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप गर्म हो, गर्म मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और कोल्ड के पास कम एनर्जी होती है। तो फिर से वार्म जो है वो कोल्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है ना, ताकि ये हीट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाए है ना। द हीट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये AMOC की वजह से ही अर्थ का जो ओशंस का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बिकॉज हीट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पे कोल्ड वाटर सिंक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कोल्ड वाटर सिंक हो रहा है, ठीक है, और इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, डीप वाटर अपवेलिंग हो रही है, डीप वाटर रिटर्न्स टू द सर्फेस इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक थ्रू अपवेलिंग, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हीटेड टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कोल्ड है ना, तभी तो ये हीट जो है, हीटेड वाटर है वो कोल्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब अभी रिसेंट इवेंट्स में क्या हो रहा है कि यहाँ इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इंडियन ओशन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वार्म वाटर है और ज़्यादा वार्म हो रहा है ना, अब ये और ज़्यादा वार्म होगा, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ेगा वार्म और कोल्ड में, तो क्या होगा, दिस विल बूस्ट अप AMOC और ज़्यादा होगा, सर्कुलेशन और ज़्यादा होगा है ना। हमने देखा था ना सर्कुलेशन क्यों होता है, जितना वार्म और कोल्ड के बीच में डिफरेंस है उसी से सर्कुलेशन हो रहा है। तो अगर इंडियन ओशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ रहा है, जो यहाँ पे सिंकिंग, यहाँ पे कोल्ड वाटर है और इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, तो ये सर्कुलेशन और ज़्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है, और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यही बताना था मेरे को। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि देखो, इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है, कैरिंग वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ है ना, तो इक्वेटर से ऊपर जाता है, और फिर कोल्ड वाटर और जो लो सैलिनिटी डीप वाटर होता है वो साउथ में जाता है, समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंटेंट, ये मैंने बता ही दिया है ना, टेम्परेचर और सैलिनिटी दो चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और क्या है, it starts in the Norwegian Sea. Norwegian Sea is basically this is where Norwegian Sea lies, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है ना, where warm water from Gulf Stream heats that atmosphere in the cold northern latitudes, ठीक है। तो warm water से बेसिकली वो हीट अप होते हैं northern latitudes. Low temperature and high salt content, लो टेम्परेचर मतलब कोल्डनेस एंड हाई सॉल्ट कंटेंट मेक द वाटर कूलर एंड डेंसर, है ना। मैंने बताया था आपको कि सॉल्ट कंटेंट अगर हाई होता है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो डेंस हो जाता है ना, और कोल्ड वाटर भी जो होता है वो डेंस होता है। हाई जो जैसे एयर में होता है ना, एयर में क्या होता है, जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, हमेशा राइज करती है, राइट, और हल्की होती है, और कोल्ड एयर वो हमेशा सिंक करती है क्योंकि वो भारी होती है। ऐसे ही वाटर में भी होता है। तो वाटर का अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो वाटर क्या करता है, वो सिंक करता है। सिंक मतलब नीचे जाएगा अगर वार्म वाटर वहाँ पे आ रहा है तो, ठीक है, और हायर सॉल्ट कंटेंट होगा तो वो भी डेंसर होता है और वो नीचे जाएगा, ठीक है, कॉजिंग इट टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन, है ना, बॉटम ऑफ ओशन में चला जाता है और फिर बाद में अपवेलिंग होती है उसकी, है ना। फिर ये साउथ में जाता है, कूलर वाटर सिंक्स एंड मूव साउथ टू मेक द रूम फॉर इनकमिंग वार्म वाटर। द कोल्ड बॉटम वाटर फ्लोज साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑल द वे डाउन टू द एंटार्क्टिक। ये पूरा बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ये जो पूरा ये चल रहा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है तो कोल्ड नीचे चला जाता है, फिर ये साउथ में चला जाता है एंटार्क्टिका की तरफ, ये है एंटार्क्टिका अपना, है ना, एंटार्क्टिका ये है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से पैसिफिक ओशन में अपवेलिंग होती है ना, फिर इंडियन ओशन में भी अपवेलिंग होती है, फिर यहाँ से भी वार्म वाटर इधर जाता है। तो ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड एनर्जी, है ना। तो हमने देखा कैसे ये हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। AMOC इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। ऑब्वियसली
वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप कहाँ है, दिस इज़ यूरोप, है ना, यहाँ पे यूरोप है, तो इसका वेस्ट कोस्ट ये है ना, इसका वेस्ट कोस्ट ये है, और नॉर्थ अमेरिका हमारा ये है, नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट ये है, करेक्ट। तो या वार्म वाटर जब इधर आ रहा है ना, तो इस कोस्ट को ये वार्म करता है, समझ में आ रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता है, समझ में आ रहा है। तो इनका ये टेम्परेचर बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। इट ब्रिंग्स वार्म एंड माइल्ड वेदर टू यूरोप, समझ में आ गया। आगे बढ़ता है, इम्पैक्ट क्या होगा इससे, इट वुड रेज सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि आप और ज़्यादा अगर वार्म वाटर पोल्स पे जा रहा है तो वहाँ की आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज होगा, ठीक है। इट विल रेज द सी लेवल्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब मेल्ट होगी, ग्लेशियर यहाँ से मेल्ट होंगे तो पानी इधर आएगा, ठंडा पानी इधर आएगा, तो यहाँ पे जो कोस्ट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सी लेवल राइज हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद अगर वार्म वाटर इधर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। वार्म वाटर में क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, ऊपर एयर गर्म हो जाती है, एयर गर्म होती है तो क्लाउड्स बनते हैं और हैवी डाउनपोर होने लगता है ना, स्टॉर्म्स आते हैं, राइट। तो ये जो ब्रिटेन है यहाँ पे स्टॉर्म्स और बढ़ जाएंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। मोर इंटेंसिव विंटर्स हो जाएंगे, है ना, एंड इंक्रीज इन द डैमेजिंग हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स अक्रॉस यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में क्या होगा, ये जो ये वाला बात कर रहे हैं हम, ये यूरोप, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर आ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इंडियन ओशन एंड एएमओसी की बात करते हैं, तो रीसेंट स्टडीज हैव फाउंड दैट राइजिंग टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन कैन हेल्प बूस्ट द एएमओसी, समझ में आ गया, एंड डिले द स्लो डाउन। तो वही वो बोल रहा है, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो एएमओसी बूस्ट होगा। वार्मिंग इन द इंडियन ओशन जनरेट्स एडिशनल प्रेसिपिटेशन, राइट, विच इन टर्न ड्रॉज मोर एयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अटलांटिक। तो क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा, इधर जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, है ना। हमने पढ़ा था कि जो विंड है वो कहाँ कैसे फ्लो करती है, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर में विंड हमेशा फ्लो करती है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, जितनी भी हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो सारी इधर आएंगी, सारी इधर आ जाएंगी, है ना, सारी इधर आ जाएंगी, करेक्ट, सारी इधर आ जाएंगी, इधर से हर जगह से इधर ही विंड आएंगी, तो क्या होगा, फिर स्टॉर्म्स क्रिएट होंगे, राइट। ऐसे ही तो वो सब क्रिएट होता है, साइक्लोन वगैरह लो प्रेशर से ही क्रिएट होता है ना, और डाउनपोर भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो यही वो बोल रहा है, द हायर लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन ओशन विल रिड्यूस प्रेसिपिटेशन इन द अटलांटिक एंड इंक्रीज सैलिनिटी इन वाटर्स। तो देखो सैलिनिटी कैसे डिपेंड करती है, जब ट्रॉपिक्स में सैलिनिटी कम क्यों होती है, जो इक्वेटर के पास होती है वहाँ सैलिनिटी कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता है, पानी इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फ्रेश वाटर जब ये निकलता है, ये सैलिन नहीं रहता है ना, क्योंकि दिस इज़ अ फ्रेश वाटर। तो जब भी आप सॉल्टी वाटर में फ्रेश वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी। इसीलिए इक्वेटर का जो पानी होता है वहाँ पे सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी बहुत कम होती है, राइट। तो अगर डाउनपोर कहीं नहीं हो रहा है ना, अगर डाउनपोर नहीं हो रहा है, ये सब सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर्ड है ना, तो वहीं से जाके पढ़ो तो बेटर है। तो डाउनपोर अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगी, समझ आ गया। तो यही वो बोल रहा है, हायर लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन ओशन will reduce precipitation in the Atlantic and increase salinity in waters, ठीक है। The saline water in the Atlantic as it comes north via AMOC will get cooled much quicker than usual and sink faster, acting as a jump start for AMOC, intensifying the circulation, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई जितना सैलिन वाटर होगा उतना वो जल्दी ठंडा होगा और उतना वो ज़्यादा सिंक करेगा, और ज़्यादा सिंक करेगा तो AMOC अपना इंक्रीज़ होगा, करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स इन न्यूज़ की बात करते हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स न्यूज़ में थी, तो पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, किसने रिलीज़ करी है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। बस इतना याद रखना है, की फाइंडिंग्स क्या है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। उसके बाद की फाइंडिंग्स क्या है इसकी, कि भाई 18% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया एज अ डेजिग्नेट हुआ है, ठीक है, जो पहले 14% था, तो पिछले डिकेड्स में बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है। 40% ऑफ द पिछले 2 डिकेड्स में 40% ऑफ द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट से 40% रिन्यूएबल एनर्जी आती है। ये सब नॉर्मल है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं। 40% ऑफ एक्सट्रीम पुअर इन रूरल एरियाज लिव इन फॉरेस्ट एंड सवाना एरियाज। इसमें अगर कभी ऐसा होता नहीं है कि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये रिपोर्ट है और उसका ये फाइंडिंग्स थी। बस आपको ये क्या है, मेंस में कोट करने के लिए आसानी रहती है कि भाई ये डेटा है, डेटा कोट करना रहता है ना, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो बस ये उस सेंस से पढ़ना, बाकी MCQs इसमें बहुत ही मुश्किल है बनेगा। बस ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, तो दैट इज़ यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स।
फॉरेस्ट आर नॉट फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड इन द पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू, बेकार है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 देखते हैं, रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसने रिलीज़ करी है? WMO। ठीक है, याद रखना है आपको ग्लोबल क्लाइमेट, क्योंकि देखो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज बाय, और ऑप्शन में ये होगा WMO, UNEP, है ना, तो आपका जनरल टेंडेंसी होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप UNEP मार के आओगे, क्योंकि वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्यों? और इसमें ये लोग IPCC भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसकी है? WMO की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल क्लाइमेट 2020 किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, WMO की। रिजल्ट क्या है कि भाई पास जो पिछले 6 साल हैं वो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर्स थे रिकॉर्ड के, मतलब आज तक के सबसे 6 गर्म साल जो हैं वो पिछले 6 साल थे, ठीक है। ये इसकी फाइंडिंग है। अब आगे बढ़ते हैं और मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी? UNEP ने। तो ये सब रिपोर्ट आपको याद रखनी है। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? UNEP ने, ठीक है। अब इसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है कि भाई 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जो है वो हम लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी और यूज़ में, ठीक है। 10% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन लॉस्ट थ्रू कन्वर्जन टू अदर लैंड यूजेस, ठीक है, सिंस 1990। तो 10% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट हम लूज़ कर चुके हैं। 1 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेटेड 8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। तो क्या है? 1 मिलियन थ्रेटेंड एक्सटेंशन से, ये सब डेटा कोड करने वाला है मेंस में। वेटलैंड जो हैं वो सबसे डिग्रेडेड इकोसिस्टम टाइप थे, जिसका सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है वो कौन से हैं? वेटलैंड्स हैं। ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिग्रेड हुई है, तो दैट आर वेटलैंड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वेटलैंड्स आर द मोस्ट ट्रांसफॉर्म एंड डिग्रेडेड इकोसिस्टम। उसके बाद मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ा है, ऑब्वियसली 1980 से हम देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया, 10 फोल्ड इंक्रीज़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 60 to 80% ऑफ द मरीन डेब्रिस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। किसने रिलीज़ करी? WWF ने। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो नियरली 1/3, ये ध्यान रखना, 1/3 फिश की स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटेंड हैं एक्सटेंशन से, बस यही इसमें याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंडिया एनर्जी आउटलुक के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने रिलीज़ करी है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ करी है, ठीक है। द इंडिया एनर्जी आउटलुक किसने रिलीज़ करी है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो इसमें फाइंडिंग्स यही कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, किसका? एनर्जी का। समझ में आ रहा है? एनर्जी यूज़ इंडिया में डबल हो गया है 2000 के कंपैरिजन में, है ना। 80% एडिशनल डिमांड और बढ़ने वाली है, और 80% ऑफ जो डिमांड है वो हम किससे मीट करते हैं? कोयल बेस्ड, जो हमारे कोयल, ऑयल, बायोमास, इनके थ्रू हमारी 80% ऑफ द एनर्जी डिमांड मीट हो रही है, ठीक है। और इंडिया विल सी अ लार्जेस्ट इंक्रीज इन द एनर्जी डिमांड बाय 2040, है ना। पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो ही रही है। सोलर पावर जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया आप देख रहे हो कितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से फोकस कर रहा है। 450 ईयर का भी रिसेंटली टारगेट है ना। तो ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस शिफ्ट हो पाए और हम अपने एनर्जी डिमांड्स को मीट कर पाएँ, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो सोलर के बारे में बात करते हैं कि जो सोलर पावर है वो अभी उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोयल जितना हम यूज़ करते हैं, जितना हम कोयला यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में आ जाए। अभी थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा है ना, सोलर एनर्जी वाले प्लांट्स कम हैं, तो अब हम उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोलर जो है वो भी 4% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अकाउंट करता है। मतलब 4% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पावर के थ्रू जनरेट हो रही है। 2030 तक हम क्या करेंगे? हम 60% जो है वो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी जनरेट करने वाले हैं। जो INDCs हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, उसमें टारगेट इंडिया का 40% है, बट उसके अगेंस्ट हम 60% करने वाले हैं। समझ में आ गया? नॉन फॉसिल शेयर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विल रीच 60% अगेंस्ट टारगेट ऑफ 40% सेट आउट इन नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी रिव्यू की। अगेन दिस इज रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। किसने रिलीज़ करी है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इसकी फाइंडिंग्स क्या है कि भाई जो ग्लोबल डिमांड है वो 4.6% इंक्रीज़ होने वाली है 2021 में, ठीक है। और कोल का डिमांड भी बढ़ने वाला है 4.5% से, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो 2nd लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज़ देखेंगे, ठीक है। ये सब देखो, ये सब आपको पढ़ना है, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है ना। बस ये ऐसा है कि भाई कोई बोल रहा है सुन लो और मतलब दिमाग में डाल लो, बस ऐसा है ना। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। रिन्यूएबल्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो रिन्यूएबल्स की वजह से होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में।
चाइना जो है, चाइना इज़ लाइकली टू अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा शेयर किसका होने वाला है? चाइना का, ठीक है, चाइना का। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल ईवी आउटलुक के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल ईवी आउटलुक किसने रिलीज़ करी? अगेन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जनरेट करी। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात हो रही है ना। ग्लोबल ईवी आउटलुक किसने रिलीज़ करी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फाइंडिंग क्या है कि भाई 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो यू नो ग्लोबली बेसिकली रन कर रही होंगी बाय एंड ऑफ 2020। तो आप देख ही रहोगे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर फोकस आ गया है ना। इनफैक्ट टू व्हीलर सेगमेंट तो बढ़ ही रहा है। जो टू व्हीलर आपका जो इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है दैट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें वो 41% से इंक्रीज़ होगा इन 2020 डिस्पाइट, सॉरी इंक्रीज़ हुआ है बट इन 2020 डिस्पाइट द पैंडमिक, राइट। फाइंडिंग्स अगर इंडिया की हम बात करें तो मोर देन 30% ऑफ द न्यू व्हीकल्स सेल्स इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 2030 तक जितने भी व्हीकल सेल हो रहे होंगे उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं और फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने रिलीज़ करी? WEF ने, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सब देखो, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल ETI स्कोर कितना इंक्रीज़ हुआ है ना, बस ये याद कर लो। ओवर द पिछले डेकेड में 10% ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन हैज़ डबल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हैज़ डिक्लाइन टू 770 मिलियन इन 2019, द लोवेस्ट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब ठीक है, देख लो, बस ऐसे देखने वाली चीज़ है ये, हाँ, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। कौन रिलीज़ करता है? UNEP। एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स हैं ना उसमें बस ये याद रखो कि रिलीज़ कौन कर रहा है, इतना तो कम से कम याद रखो। अगर ये सब याद नहीं हो पा रहा है याद तो वेरी गुड, नहीं हो पा रहा है, इतना सारा याद करने के लिए रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई किसी को भी परफेक्ट हर चीज़ याद नहीं रहती है। बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि हाँ भाई 10% कुछ था, 8 में से 10 था, 770 कम हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था, बस इतना भी याद रहेगा ना तो क्वेश्चन हो जाते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको कैसे याद कर सकते हो? फूड का वेस्टेज से क्या हो जाता है? फूड के वेस्टेज से क्या होता है? एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करता है। क्या करता है? नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो कौन रिलीज़ करेगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे लिंक कर सकते हो याद करने के लिए। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? UNEP ने, राइट। इसमें क्या है कि भाई 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब इससे हमको ये लेना चाहिए कि हमको खाना तो एटलीस्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आदत है कि आप ज़्यादा ले लेते हो और फिर बचाते हो और उसको फेंक देते हो तो प्लीज़ 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 मत करिए उसको, क्योंकि आप देख रहे हो मतलब 931 मिलियन टन इज़ हैक लॉट ऑफ मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट। 17% टोटल जो फूड है वो वेस्ट हो रहा है। मतलब किसी गरीब को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, राइट। इंडिया की पॉवर्टी कम हो जाए इससे, है ना। तो प्लीज़ फूड वेस्ट मत किया करिए, बिकॉज you are lucky that you are getting a meal, people are not even getting a meal, तो don't waste it, जितना चाहिए उतना ही लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्लाइड के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? प्लेसेस इन न्यूज़। एक मिनट, इसको ब्लैक से कर देते हैं। तो ये देखो देखने वाला है बस कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं। ज्योग्राफी में पहली उत्तराखंड है। उत्तराखंड की नीति वैली न्यूज़ में थी, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्लेशियर टूट गया था। फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन एशिया का जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिवर तावी यहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किसका? चित्तौड़ लेक का। चित्तौरा लेक, नॉट चित्तौड़ तो खैर राजस्थान में, चित्तौरा लेक, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं कि भाई टेक्सटाइल जो है वो पॉल्यूट कर रहा है लूनी रिवर को। तो लूनी रिवर कहाँ से फ्लो करती है? राजस्थान से, ये तो पता ही है खैर हमको। कर्नाटका एंड गोवा में मंदोवी रिवर है। गोवा कर्नाटका से फ्लो होते हुए गोवा में आती है ये, है ना, मंदोवी रिवर। तो इसमें डिस्प्यूट चल रहा है बेसिकली। उसके बाद मेघालय में कौन कौन से? गारो हिल्स है ना, गारो खेसी जयंती है, ये हमको याद है। उसके बाद यहाँ पे डैम एक बन रहा है, किस रिवर के ऊपर बन रहा है? उमनगत रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उमनगत रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है? वो मेघालय से फ्लो करती है, ठीक है। चलो बाकी जो कंसेप्ट हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और 2 महीने बचे हैं भाई प्रीलिम्स के लिए, तो बकल अप कर लो, राइट, बकल अप कर लो, टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दो, है ना। अगर सी सैट का आपको चाहिए कि सी सैट पेपर 2 जो है ना, सी सैट पेपर 2 उसका हम सोच रहे हैं बनाने का लेक्चर, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के थ्रू करने का कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये लाएं सी सैट पेपर 2 के डिस्कशन को, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए कि भाई सी सैट पेपर 2 का हमको चाहिए लेक्चर्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बेसिकली क्वांट पे फोकस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे फोकस करेंगे, और कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जल्दी से जल्दी करना है ना। तो क्योंकि देखो क्वांट जो होता है ना, सी सैट पेपर 2 में क्वांट जो होता है वो सबसे ईजी सेक्शन होता है, और इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका आंसर आ रहा है तो सही है ना। तो मतलब जो 66 मार्क्स लाने होते हैं वो सिर्फ आप अगर क्वांट बना लोगे ना तो क्वांट से भी आ जाते हैं। तो बता देना अगर करना हो तो हम उसके भी लेक्चर बना लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।